नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ श्रमिकों ने की हड़ताल, टाउन और जंक्शन में सभाएं कर जताया रोष। जंक्शन के वार्ड संख्या 49 में स्वच्छ पेयजल सप्लाई की मांग, वार्डवासियों ने जलदाय विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। बेकाबू पिकअप में विद्युत पोल में मारी टक्कर, विद्युत विभाग के अधिकारियों ने चालक के खिलाफ दर्ज करवाया मुकदमा। एनएमपीजी कॉलेज में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुई विचार गोष्ठी, व्याख्याताओं ने संविधान की प्रस्तावना पर रखे अपने विचार। जंक्शन की रविदास धर्मशाला में आयोजित हुई भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक, कार्यकर्ताओं ने मनाया संविधान दिवस। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ गुरुवार को विभिन्न संगठनों से जुड़े श्रमिक हड़ताल पर रहे। श्रमिकों ने टाउन और जंक्शन में सभाएं आयोजित कर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल के चलते भारतीय ट्रेड यूनियन द्वारा गुरुवार को टाउन व जंक्शन में हड़ताल की गई। इस दौरान टाउन की धान मंडी व जंक्शन में एफसीआई गोडाउन के समक्ष धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए माकपा के बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि सभी श्रमिक संगठनों, औद्योगिक फेडरेशनों सहित बैंक, बीमा, रक्षा, इस्पात और बीएसएनएल, रेल, तेल सहित सभी सार्वजनिक संस्थाओं के कर्मचारी संगठनों, राज्य व केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों की ओर से केंद्र की भाजपा सरकार की मजदूर एवं किसान विरोधी नीतियों के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल की गई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना वायरस का अनुचित लाभ उठाते हुए देश के पूंजीपतियों सहित सभी कारपोरेट घरानों एवं पूंजीपतियों के हित में देश के मजदूर, किसानों और मेहनतकश जनता पर हमला किया। तमाम संवैधानिक, लोकतांत्रिक एवं संसदीय परंपराओं का उल्लंघन कर विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति में मजदूरों व किसानों को बर्बाद करने के लिए लाए गए कृषि कानून को पास करवा लिया। इन परिस्थितियों में देश के सभी श्रमिक संगठनों ने एकजुट होकर मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में आज हड़ताल की। वक्ताओं ने कहा कि यदि इन अध्यादेशों को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को तेज किया जाएगा। हीरे मोती तुमने छुपाए, हम कुछ लोग न बोले। हीरे मोती तुमने छुपाए, हम कुछ लोग न बोले। लेकिन तुमने रोटी छीनी, भूखों ने मुख खोले। अज भीख न मांगे, अज कर्ज न मांगे, अज भीख न मांगे, कर्ज न मांगे, हम अपना हक मांगती है। ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। सरकार उसके बाद मजदूरों के खिलाफ भी जो 3 इन्होंने और संशोधन किए हैं हमारे श्रम कानूनों में कि कोरोना के चलते 4 साल तक कोई भी जो मजदूरों के पक्ष में कानून है वो लागू नहीं होगा। कोई मजदूर संगठन अपनी यूनियन बढ़ाने का जो अधिकार है वो यूनियन नहीं बढ़ा पाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो हड़ताल का एक अधिकार मजदूर के पास था, जो एक हथियार था मजदूर के हाथ में कि कोई भी, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई बड़ा ठेकेदार, चाहे सरकार, अगर मजदूर की मजदूरी नहीं मिले तो वो अपने काम को बंद रखकर हड़ताल पर जा रहा था और अपनी मांग को मना सकता था। लेकिन वो अधिकार भी सरकार, मोदी की सरकार, ये अंबानी अडानी की सरकार, टाटा और बिरला डालमिया की सरकार, बड़े सेठों की सरकार, वो अधिकार भी मजदूरों से छीन रही है। संगठनों के आह्वान पर पूरे देश में जो श्रमिक हड़ताल है, मजदूरों की हड़ताल है, उसी के तहत हनुमानगढ़ टाउन की धान मंडी में ये CIT संबंधित यूनियनों ने यहाँ अपना अपना काम बंद रखकर ये कार्यक्रम किया है। और विशेष तौर से हमने ये बीमारी के चलते, कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर ये कार्यक्रम किया है कि जरूरी इस बात की है। साथियों, आज जो हालात है कि मोदी सरकार ने जिस प्रकार से श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन कर दिया है और पूरे देश को बेचने का काम जो मोदी सरकार कर रही है, हमारी LIC है, हमारी रेलवे है, हमारे तमाम बड़े बड़े बैंक हैं और तमाम जो हमारे देश के सबसे बड़े उपक्रम हैं उनको मोदी सरकार बेच रही है। किसानों के खिलाफ भी अध्यादेश लेकर आई है, वो भी, उसके खिलाफ किसान भी है और तमाम मजदूर, और विशेष तौर पर मजदूरों पर जो बड़े हमले हुए कोरोना के चलते। हमारी डिमांड थी
कि 7500 रुपये इस कोरोना काल के चलते 7500 रुपया हर वो इनकम टैक्स के खाते जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है उनको 7500 रुपया दिया जाए हर 6 माह तक, और 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति और दूसरी खाने पीने की चीजें भी सरकार निःशुल्क गरीबों को उपलब्ध करवाए। वो सारी चीजें भी इसमें शामिल थी। और इसमें हमने फिर विशेष ध्यान रखा है कि बीमारी से भी लड़ेंगे और मोदी सरकार और राजस्थान की जो गहलोत सरकार है, दोनों के साथ हमारे बिजली के बिल के माफ करने का भी हमारा आह्वान था, उसको भी सरकार लागू करे। ये आह्वान आज हम CIP के साथ मिलके आज हमने पूरे जिला स्तर पर एक हड़ताल का निर्णय लिया था, लेकिन ये हड़ताल का निर्णय पूरे हिंदुस्तान का है, क्योंकि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज जो पूरे भारत देश में मजदूरों में त्राही मची हुई है, हमारा मजदूरों का शोषण हो रहा है, हम उसके खिलाफ आज एकजुटता हो रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं भी सरकार इन मजदूरों की तरफ ध्यान दे कि मजदूर किस तरह से आज पेट पालने को मजबूर हो रहा है, उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, पेट नहीं भर रहा, चूल्हा नहीं जल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार जो मोदी की सरकार है वो इन बातों पर गौर नहीं कर रही, इन पर ध्यान नहीं दे रही। सर, इस आंदोलन का मकसद हमारा यही है कि सरकार जो गलत नीतियों की वजह से सोई हुई है, मजदूरों की तरफ ध्यान नहीं दे रही, हम इन्हें जगाना चाहते हैं कि जागो, कुंभकर्ण की नींद मत लो, कम से कम मजदूरों की तरफ तो ध्यान दो जो इनको रोजगार बंद कर रहे हैं। जो आज का कार्यक्रम पूरे ही हिंदुस्तान में हुआ है, तमाम ट्रेड ने हमारी जो भी यूनियन है हिंदुस्तान की सब हड़ताल किए हैं आज, और जो मांगे थी बिजली महंगाई को लेकर लॉकडाउन में बिजली माफ का ऐलान किया था, 2 रुपये माफ होना चाहिए, वो चौगने बिल दे दिए। एक तो हमारी बिजली महंगाई की बात है लॉकडाउन की, एक जो काली कानून खाद्य कानून मजदूर किसान और की सरकार आई है वापस की बात है, महंगाई की बात है, और जो हमारी कानून मजदूरों के थे वो तोड़ मोड़ मरोड़ कर और 4 कानून बदल दिए, और हमारी ये मांगे सब सरकार लिख के दी हुई है, नहीं पूरी हुई। अगला आंदोलन बहुत भारी में होगा, जो भी प्रोग्राम होगा बहुत तेजी के साथ करेंगे और सरकार के घुटने झुकाकर अपनी मांग को मनवाएंगे। श्रमिक संगठनों के राष्ट्रीय आह्वान पर केंद्र सरकार की किसान मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में आज पूरे देश का मजदूर एक दिवसीय हड़ताल पर है। केंद्र सरकार कोरोना की आड़ में लगातार देश की सार्वजनिक संपत्तियों बेच रही है, और साथ में जो कृषि विरोधी 3 काले कानून पास किए हैं, हमारी मांग है कि कृषि विरोधी जो काले कानून पास किए उनको वापस लिया जाए, और श्रम कानूनों में जो भी संशोधन किया है उसको वापस लिया जाए। अगर आने वाले समय में केंद्र सरकार हमारी ये मांगे नहीं मानती है तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे, जिसका सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 49 के बासिंदों ने स्वच्छ पेयजल सप्लाई की मांग को लेकर गुरुवार को जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। जलदाय विभाग मुर्दाबाद, जलदाय विभाग मुर्दाबाद, जलदाय विभाग मुर्दाबाद। जंक्शन के गांधीनगर में रेलवे कॉलोनी के नजदीक बने घरों में पिछले कई दिनों से दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है। इसके खिलाफ गुरुवार को मोहल्ले वासियों ने एकत्रित होकर जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध जताया। साथ ही समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। मोहल्ले वासियों ने बताया कि गांधीनगर में कल्याण भूमि के मुख्य द्वार के सामने जलदाय विभाग की ओर से कई दिनों से पेयजल पाइपलाइन बदलने का काम किया जा रहा है। सभी उपभोक्ताओं के पेयजल कनेक्शन काट कर दोबारा किए जा रहे हैं। इस कार्य में ठेकेदार की ओर से अनुभवहीन कर्मचारियों को लगाया गया है। इस कारण पिछले कई दिनों से घरों में मल मूत्र युक्त गंदा व बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है। नियमित रूप से भी पेयजल की सप्लाई नहीं हो पा रही। ठेकेदार की ओर से 1-1.5 फीट पर ही नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस कारण जगह जगह से मुख्य पाइपलाइन में जोड़ बार बार लीक होने के कारण यह समस्या बनी हुई है। इस गली में मजदूरी मेहनत करने वाले गरीब लोग रहते हैं। कोरोना काल में काम न मिलने से उनके पास पहले ही पैसे का अभाव चल रहा है। ठेकेदार की ओर से पेयजल कनेक्शन के नाम पर 1200 रुपए वसूले जा रहे हैं। इस संदर्भ में मोहल्ले वासियों की ओर से बुधवार को ही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को लिखित में शिकायत की गई थी, लेकिन उनकी
जिनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मोहल्ले वासियों के अनुसार दूषित पानी के सेवन से लोग बीमार हो रहे हैं। पानी न आने से ज्यादातर महिलाओं को परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जलदाय विभाग व ठेकेदार को पाबंद किया जाए कि नई बिछाई जा रही पेयजल पाइप को जमीन में कम से कम 5 फीट नीचे दबाया जाए, तब तक ठेकेदार का भुगतान न किया जाए। इस मौके पर महावीर, माया देवी सहित कई मोहल्ले वासी मौजूद थे। आ रहा है जी, नाली का पानी टूटी पड़ी है, पैप गंदा पानी आ रहा है, पी नहीं सकते, बहुत मिट्टी आ रही है और मिट्टी पी पी के बच्चे बीमार हो गए मेरे हैं। इतने पैसे मांग रहे हैं, 1500 रुपये तक कहाँ से लाए रोज के हम हैं। तो गंदा पानी आ रहा है, इसकी कोशिश करो तुम। बुला रहे हैं तो आ नहीं रहे, वे तोड़ गई उन्हें पैप नहीं डालिया तो टूट गया वो पैप। तो अब आ रहे नहीं ठीक करने, एप्लीकेशन लगाई है, एप्लीकेशन लगा दी, फिर भी कोई अभी तक तो कोई ये 49 गांधीनगर। हम वार्ड नंबर 49 है जी, ये वार्ड नंबर 49 में रहते हैं और यहाँ पर जो पुरानी पाइपलाइन 6-7 फुट पे नीचे है जी, और वो लीकेज है। उसको बदलने की एवज में इन्होंने पाइपलाइन ऊपर डाल दी 1.5 फुट ऊपर, चेंज करी है और 2 जगह जोड़ लगाया है और वो पाइपलाइन नीचे रह गई और ऊपर ही 1.5 फुट पे डाल दी। वो प्लान भी फूट गई और नाली के अंदर से वो लाइन है जी, और पूरा गोबर मूत और उसके अंदर से कहने का मतलब सारा कुछ पानी गंदा आ रहा है और उससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। और उसमें जी मेरा भी कनेक्शन काट दिया, मजदूर आदमी हूँ, मैंने कल जल विभाग को और एप्लीकेशन दी है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 3-4 दिन से पानी नहीं है, इधर उधर से जी पानी मांग रहे हैं पड़ोस में से। कनेक्शन के लिए कह रहे हैं जी कि पैसे लगेंगे 1200 रुपये और सामान अलग लगेगा। एक पिकअप चालक ने टाउन में भारत माता चौक के नजदीक विद्युत पोल में टक्कर मारकर पोल को क्षतिग्रस्त कर दिया। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने चालक के खिलाफ टाउन थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। बीती रात टाउन में भारत माता चौक के नजदीक एक हरियाणा नंबर की पिकअप ने विद्युत पोल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से रेलिंग पर लगा एक विद्युत पोल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद पोल का झुकाव सड़क की तरफ हो गया। गनीमत रहा कि दुर्घटना में वाहन चालक को ज्यादा चोटें नहीं आई। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गत रात्रि बीकानेर की तरफ से आई एक तेज रफ्तार पिकअप के वाहन चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए विद्युत पोल को क्षतिग्रस्त कर दिया। चालक का नाम तीर्थ दास बताया जा रहा है। दुर्घटना में विद्युत विभाग का करीब 1,20,000 रुपए का नुकसान हुआ है। इस संदर्भ में विद्युत विभाग के जयंत देवेंद्र कुमार गुप्ता ने थाने में चालक के खिलाफ तेजी व लापरवाही से चलाकर विद्युत पोल को क्षतिग्रस्त करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है। विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चालक से क्षतिपूर्ति करवाई जाएगी। यदि चालक इसका हर्जाना नहीं भरता तो नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विद्युत पोल की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है, जल्दी इसे दुरुस्त कर दिया जाएगा। गाड़ी जो हमें जो बताया गया है कि ये बीकानेर से आ रही थी और ये बीकानेर की मालिक की है। इसका ड्राइवर का नाम तो तीर्थ है और इसके खिलाफ हमारे जो जयंत साहब हैं थाने में FIR लॉन्च करा रहे हैं और जो भी इसका खर्चा है वो अगर ये जमा कर देंगे तो ठीक है, तो उनके खिलाफ FIR लॉन्च कराई जाए। और आज के दिन में हमारे साथ हमारे अधिशासी अभियंता आपके करने आए हुए और हमें इंस्ट्रक्शन देंगे इसका केस में काम को जल्दी पूरा करें। हाँ, पहले भी हुआ था पानी तो आपका अभी तो मैं कंफर्म 1 लाख से ऊपर नहीं है, 1,20,000 लगभग कितना होगा। जो फैक्ट्री ने बना दी है तो वो उसको करवा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन जब काम करेंगे काफी दूर आप संविधान दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को टाउन स्थित NMPG कॉलेज में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय में गुरुवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र भांबू ने की। राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक डॉक्टर विनोद जागीर ने मंच संचालन किया। इस मौके पर व्याख्याताओं ने संविधान पर अपने विचार व्यक्त किए। व्याख्याताओं ने अपने संबोधन में संविधान की प्रस्तावना की प्रासंगिकता स्पष्ट करते हुए लोकतांत्रिक सरकार के दायित्व एवं कर्तव्य विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि अच्छे नागरिक बनकर ही हम संविधान को वास्तविक रूप में लागू कर सकते हैं। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक की आत्मा है। आज से 71 वर्ष पूर्व इस दिन 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को राष्ट्र को समर्पित किया था। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में एवं संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक भारतीय को अपने व्यवहारिक जीवन में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। इस मौके पर सह आचार्य ABST डॉक्टर मुरलीधर शर्मा, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, विवेक शर्मा, रोहित बिश्नोई सहित अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ये संविधान बनाने के लिए स्वतंत्रता के बाद जो संविधान बनाया गया, संविधान का मतलब देश का सर्वोच्च विधान या सर्वोच्च कानून, जिसके आधार पर उस देश की जीविकोपार्जन की जो भी क्रियाएं हैं
या राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्त क्रियाएं संचालित होती है। तो कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि जिसकी अनुपालना के आधार पर हम हमारे देश को सही ढंग से एक दिशा दे सके, गति दे सके, एक संचालन कर सके। एक तो हमारे संविधान निर्माता जिन लोगों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, देश के लिए त्याग किया और कितनी मेहनत से, कितनी लगन के साथ वो इस इरादे तक या इस निर्णय तक पहुँचे कि हमें संविधान इस देश के लिए कैसा बनाना है। क्योंकि उस समय जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में ये तय कर पाना कि संविधान कैसा हो और देश के लिए कौन से नियम, कायदे, कानून हमारे लिए उपयुक्त रहेंगे, ये सोच पाना बड़ा महत्वपूर्ण था और बहुत ही मुश्किल भी था। क्योंकि देश जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर प्रत्येक तरीके से विभिन्नताओं में या विभिन्नताओं से युक्त हम कह सकते हैं, ऐसे देश के लिए संविधान बनाना बड़ा ही मुश्किल है, एक सरल कार्य नहीं था। अपने बेटे का नाम भी याद नहीं रहता पीढ़ियों के बाद में कि भाई 7वीं पीढ़ी के हमारे परिवार के बंधु कौन थे और उनके बेटे कौन थे, 6ठी पीढ़ी वाले। लेकिन स्वर्ण कुमार का नाम पता नहीं कितनी पीढ़ियां चली गई, आज भी चिरस्थायी है। क्यों? उनके आचरण के आधार पर, उनकी जीवन शैली के आधार पर। संविधान समिति में कई सारे लोग थे और उस समय की प्रबुद्ध हस्तियां थी, विख्यात नाम वाले थे। लेकिन सबसे अधिक नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि उसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का था। दिवस पर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों की तरफ से एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इस विचार गोष्ठी में मुख्य रूप से संविधान की मुख्य बातों पर बल दिया गया। खास तौर से प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी समाज की स्थापना और इसके अलावा मुख्य मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में संतुलन पर भी व्याख्यान दिया गया। इसमें इस बात पर भी चर्चा की गई कि जिस समय हमारा देश का संविधान बना था वो परिस्थितियां अलग थी। धीरे धीरे हमारे देश के संविधान की जो मूल बात है कि हमारे देश का संविधान लचीला है और इसमें लोगों की जन आकांक्षाओं के अनुकूल, आवश्यकताओं के अनुकूल समय समय पर इसमें बदलाव भी किए गए हैं और वर्तमान में हमारे देश में 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। और जब देश का संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थी, अब बढ़कर 12 अनुसूचियां भी बना दी गई है। तो इस प्रकार से हमारे देश के संविधान पर आज विचार मंथन हुआ कि देश में कितना हमारे देश के संविधान के प्रति लोग सम्मान करते हैं, कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना सहयोग करते हैं, किस प्रकार हम धर्म, जाति, भाषा के आधार पर है लोगों में सद्भाव व्यक्त करते हैं, कैसे इसकी विषमता को कम करते हैं, आदि बातों पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक जंक्शन स्थित रविदास धर्मशाला में आयोजित हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं ने संविधान दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक गुरुवार को जंक्शन स्थित रविदास धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व संविधान विषय पर विचार गोष्ठी एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल थे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल तथा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने बाबा साहब और संविधान के बारे में अपने विचार प्रकट किए। वक्ताओं ने आत्मनिर्भर भारत गरीब कल्याण योजना पर प्रकाश डालते हुए उन्हें गरीबों के हित में चलाई गई योजनाएं बताया। उन्होंने आमजन से संविधान का आदर, सम्मान एवं उसके प्रति निष्ठावान रहने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय संविधान में आम लोगों को मिले मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देते हुए उसकी रक्षा करने की अपील की। इस अवसर पर रामचंद्र जाटव, नारायण नायक, रामपाल जाटव, बंटी योगी, प्रेम मेहरा, विनय जावा, सुरेश कुमार, अर्जुन बागड़ी, बाबूलाल लहरी, संजय सांसी, रवि कुमार, सुरेश माहयच सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज संविधान दिवस के अवसर पर एससी मोर्चा राजस्थान के द्वारा
हनुमानगढ़ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हमने नमन किया है, उनको प्रणाम किया है। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनकी एक समिति के द्वारा अथक प्रयासों से एक लोकतांत्रिक संविधान देश को समर्पित किया गया। इस 26 नवंबर के दिन को हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने संविधान दिवस के रूप में 2015 में मनाने का निर्णय किया। उस दिनांक 26 नवंबर 2015 से हम लोग इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज हमने बाबा साहब का नमन करके संविधान दिवस को मनाया। आज संविधान दिवस पर हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा अम्बेडकर साहब को श्रद्धासुमन उनको अर्पित करते हुए हम सब लोगों ने उनको याद किया है, उनको नमन किया है। और उनका जो एक विचार था वो पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरी दुनिया की मानव जाति को उन्होंने एक रास्ता दिखाया, मानवता का रास्ता दिखाया। और इस भारतवर्ष में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इस संविधान का निर्माण किया और इसमें प्रत्येक वर्ग को एक माला में पहनाने का उन्होंने एक मुखी रूप देने का उन्होंने काम किया। इसलिए हम बाबा साहब को आज के इस संविधान दिवस पर हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। और अभी वक्त है ब्रेक का। हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन पुलिस ने अपने परिवार से बिछड़े जम्मू कश्मीर के एक युवक को उसके परिजनों से मिलाकर प्रशंसनीय कार्य किया है। जम्मू कश्मीर से बिछड़े युवक का जंक्शन पुलिस थाने में गुरुवार अल सुबह उसके परिजनों के साथ मिलाप देखकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें छलक उठी। 4 दिन बाद युवक के सकुशल मिलने पर उसके परिजन खुदा के साथ पुलिस का भी आभार करते नजर आए। दिमागी संतुलन ठीक नहीं होने के कारण जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले का यह युवक 4 दिन पहले अपने घर से बिना बताए चला गया था। बाद में परिजनों ने मोबाइल पर संपर्क किया तो इस युवक के हनुमानगढ़ में होने की बात पता चली। जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस से संपर्क कर इसकी जानकारी दी तो जंक्शन पुलिस ने इस युवक को बस
बस स्टैंड से तलाश लिया। गुरुवार सुबह इस युवक को उसके परिजनों के साथ जंक्शन थाने से विदाई दी गई। जानकारी अनुसार दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के मीर बाजार निवासी मोहम्मद यूसुफ का करीब 20 वर्षीय बेटा एजाज अहमद घर से लापता हो गया। परिजनों के अनुसार वह लापता होने से पहले उन्हें राजस्थान के अजमेर में स्थित दरगाह शरीफ पर जाने की बात कह रहा था। वह घर से रुपए भी साथ लेकर गया। उसके पास मोबाइल फोन भी था। परिजनों को युवक के बिना बताए अकेले ही घर से जाने का पता चलने पर उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। मोबाइल फोन पर संपर्क किया तो एजाज अहमद ने बताया कि वह अजमेर जा रहा है। परिजनों ने इसकी सूचना जम्मू कश्मीर के संबंधित पुलिस थानों में दी। इस दौरान मोबाइल फोन पर संपर्क करने के दौरान परिजनों को पता चला कि एजाज अहमद राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जंक्शन बस स्टैंड पर घूम रहा है। इस पर जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल कासिम तारिक ने हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस से संपर्क किया तो इस पर जंक्शन पुलिस ने एजाज अहमद को बस स्टैंड से तलाश लिया। पुलिस उसे अपने साथ ले गई तथा परिजनों को इसकी सूचना दी। परिजनों के आने तक पुलिस ने थाने में ही युवक के रहने खाने पीने की व्यवस्था की। गुरुवार अल सुबह करीब 4 बजे युवक के परिजन हनुमानगढ़ पहुंचे। जंक्शन थाने पहुंचे तो बिछड़े परिवार के सदस्य एजाज अहमद से मिलकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। युवक को लेने जम्मू कश्मीर से उसके पिता यूसुफ मोहम्मद, मां व चाचा साथ आए। जंक्शन पुलिस की इस कार्रवाई की आमजन भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। हमारा ये मेरे भाई का लड़का सर, ये 23 तारीख को घर से निकला हुआ है सर, गुमशुदगी मतलब गुम हो गया सर। फिर हमें इसके साथ फ़ोन था सर, हमने बात किया इसके साथ फ़ोन पर, बोला मैं अजमेर जा रहा हूँ, लेकिन कोई पता नहीं था सर ये बीमारी ही है सर। हमने वहाँ 24 तारीख को गुमशुद की रिपोर्ट दर्ज कराई सर। फिर काफ़ी तलाश के बाद सर ये जंक्शन थाना पुलिस हनुमानगढ़ में मतलब हमें कॉन्टैक्ट हुआ सर। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं सर। इन्होंने यहाँ इसको पकड़ के रखा और हमको इन्फॉर्म किया, कांटेक्ट किया हमारे साथ, और फिर हम सब 24 तारीख को वहाँ से निकले, आज पहुँचे सर इधर। हमें बहुत खुशी हो रही है सर कि इन्होंने इसको बहुत ही अच्छी तरह बच्चे की तरह रखा हुआ है सर, और अभी ये इन्होंने हमारे हैंड ओवर कर दिया। अभी इसको हम घर लेके जा रहे हैं सर। टाउन के वार्ड संख्या 43 में विद्युत ट्रांसफार्मर से होने वाली संभावित दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ट्रांसफार्मर की तारबंदी की गई है। टाउन स्थित वार्ड संख्या 43 में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर की तारबंदी करवाई गई है। पूर्व में खुले में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर के कारण दुर्घटनाएं होने की आशंका बनी रहती थी। तारबंदी नहीं होने से कई बार वार्ड में आवारा पशु ट्रांसफार्मर की चपेट में आ चुके हैं। वार्ड पार्षद ने बताया कि विद्युत ट्रांसफार्मर के पास लोग अपने वाहन खड़े कर देते थे, जिससे हमेशा हादसा होने की आशंका बनी रहती थी। इस समस्या से निजात के लिए विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता से पूर्व में वार्ता हुई थी। इसके बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों ने मौका मुआयना कर वार्ड में लगे 4 विद्युत ट्रांसफार्मरों की तारबंदी करवा दी है। उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर के नीचे बिछा तारों का जाल दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा था। कई बार आवारा पशु इसकी चपेट में आ चुके थे। अब ट्रांसफार्मर्स की तारबंदी हो जाने से दुर्घटनाएं होने के आसार कम हो गए हैं। मेरे वार्ड में कुछ समस्याएं थी। बिजली विभाग के जो ट्रांसफार्मर थे वो काफी नीचे थे। इसके लिए मैं ऐसी मांगीलाल जी बिश्नोई जी से मिला पर्सनली। एक्शन साहब गर्ग साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की। उन्होंने अमित सिंह जी ने इसमें हमारा पूरा सहयोग किया। ईएन साहब ने उन्होंने अपनी टीम को लगा के मेरे वार्ड में 3 ट्रांसफार्मर ऐसे थे जो काफ़ी नीचे थे, जिनकी हाइट लगभग 3.5 से फुट के लगभग थी। उससे पशु काफ़ी 1-2 बार भिड़ भी गए थे। एक दफ़ा तो मैंने खुद पशु को दूर किया था बिजली बंद करवा के, फूड ग्रेन के सामने जो ट्रांसफार्मर था। तो उन्होंने मेरी इस रिक्वेस्ट को कबूल करके हुए मौका देखते हुए मेरे वार्ड में 3 जगह जो जाली लगवाई, ट्रांसफार्मर को जाली लगाकर उसको ब्लॉक किया ताकि कोई जनहानि ना हो। तापमान में गिरावट और बारिश के कारण गेहूं की बुआई प्रभावित हो सकती है। इस बारे में कृषि अधिकारी दानाराम गोदारा ने विस्तार से जानकारी दी। खेतों में गेहूं की बुआई के बाद बरसात के कारण फसलें चौपट हो सकती हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए कृषि अधिकारी दानाराम गोदारा ने बताया कि नवंबर में करीब 80% गेहूं की फसल की बुआई हो जाती है। गेहूं की बुआई अंतिम अवस्था में है। सर्दी और बारिश फिलहाल खेतों में खड़ी सरसों की फसल के लिए लाभदायक है, लेकिन गेहूं की फसल जो अभी हाल ही में बोई गई है उसे काफी नुकसान हो सकता है। उन्होंने बताया कि बरसात के कारण गेहूं के बीज अंकुरित नहीं हो पाते, ऐसे में बीज नष्ट हो सकते हैं। बरसात की वजह से किसानों को दोबारा बिजाई करनी पड़ सकती है। इसके अलावा तापमान में गिरावट के कारण जिन किसानों को गेहूं की बुआई करनी थी उन्हें बुआई के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों की गेहूं की फसल अंकुरित हो चुकी है उन्हें बरसात से लाभ मिल सकता है, लेकिन जिन्होंने अभी बुआई नहीं की है या ताजा की है उन किसानों को बरसात की वजह से नुकसान झेलना पड़ सकता है। बुआई की फसल की जो बुआई है विशेष तौर से गेहूं की, वो अंतिम अवस्था में चल रही है। वैसे तो
कम ज़्यादा बुआई यहाँ 15 दिसंबर तक होगी, लेकिन नवंबर के महीने में लगभग 90% गेहूँ की या 80%, 85% गेहूँ की बुआई हो जाती है जी। अभी जो मौसम है वो कोई गेहूँ की, सरसों की जो फसल है जो खड़ी है उसके लिए तो ठीक है, अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो समय पे जिस सरसों की बुआई हुई थी वो पानी की मांग भी कर रही है, तो उसमें तो नुकसान नहीं। लेकिन गेहूँ की जो फसल है जिसकी बुआई होगी, यदि ऊग के बाद आ गई तो कोई दिक्कत नहीं उस फसल में। लेकिन यदि किसान ने आज कल 5-7 दिन में फसल यदि उगी नहीं है और बुआई कर रखी है तो वो उस पर फिर हल्की बरसात होने से कुर्ण की अवस्था जाती है। कुर्ण की अवस्था आने के बाद में फिर गेहूँ उगती नहीं है, बाहर नहीं निकलती है। बाहर नहीं निकलती है तो रीसोइंग की दोबारा बुआई की स्थिति आ सकती है। और दूसरी बात ये भी है कि टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया, जिन लोगों की बुआई बाकी है और यदि हल्की बरसात या ठीक ठाक कुछ बरसात हो जाती है तो फिर बुआई लेट हो जाएगी। तो कुल मिला के यदि अपने बात करें तो जिन लोगों ने फसल की बुआई नहीं करी है या जो बुआई करें उनको तो अभी बरसात होती है तो नुकसान हो सकता है, बुआई लेट हो सकती है, बीज का नुकसान हो सकता है, दोबारा बुआई करनी पड़ सकती है। और जिन लोगों ने बुआई कर ली, फसल बाहर आ गई, उनके लिए यदि बरसात होती है तो उनको फायदा है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।